छात्रों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। हमारी पिछली कक्षा में हमने अध्याय 12 के कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों विषय के बारे में अध्ययन किया था। आज के सत्र में हम अध्याय 12 के चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्राणियों और जीवों का उपयोग शामिल है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में जैव प्रौद्योगिकी ने नए और विविध विज्ञानों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है, जैसे कि जीनोमिक्स, पुनः संयोजक जीन तकनीक, लागू प्रतिरक्षा विज्ञान और फार्मास्यूटिकल थेरेपी और नैदानिक परीक्षणों का विकास। बायोटेक्नोलॉजी शब्द पहली बार 1919 में कार्ल इरेक द्वारा उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ है कि जीवित जीवों की सहायता से कच्चे माल से उत्पादों का उत्पादन करना। पुनः संयोजक डीएनए तकनीक प्रक्रियाओं ने सुरक्षित और अधिक प्रभावी चिकित्सीय दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करके स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव डाला है। इसके अलावा पुनः संयोजक चिकित्सा अवांछित प्रतिरक्षी जीव विज्ञान प्रतिक्रियाओं को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि गैर मानव स्रोतों से पृथक सामान उत्पादों के मामले में आम है। वर्तमान में दुनिया भर में मानव उपयोग के लिए लगभग 30 पुनः संयोजक चिकित्सीय अनुमोदित किए गए हैं। भारत में वर्तमान में इनमें से 12 का विपणन किया जा रहा है। आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 4 प्रमुख या मुख्य अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। इनमें से पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। दूसरा जीन थेरेपी। तीसरा आणविक निदान, यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और चौथा है खाद्य टीके या ईडेबल वैक्सीन्स। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को या आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। इसे आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड इंसुलिन भी कहा जाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के आइलैंड की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह शरीर का मुख्य उपज हार्मोन माना जाता है। ये रक्त में ग्लूकोज के अवशोषण को जिगर, वसा और कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में बढ़ावा देकर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। बीटा कोशिकाएं रक्त शक्कर के स्तर के प्रति संवेदनशील होती हैं, ताकि वे ग्लूकोज के उच्च स्तर की प्रतिक्रिया में रक्त में इंसुलिन का स्राव करें और इंसुलिन का स्तर कम होने पर इंसुलिन का स्राव रोक दें। कम या अनुपस्थित इंसुलिन गतिविधि के परिणाम स्वरूप मधुमेह मेलिटस, यानी कि डायबिटीज मेलिटस, उच्च रक्त शक्कर के स्तर यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति होती है। वयस्कों में होने वाले मधुमेह रोग का नियंत्रण निश्चित समय के अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या कर सकते हैं? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उसे उपयोग में लाना होगा।
क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है? और क्या उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रत्योर्जा, एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगती थीं। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाती। आप आसानी से ऐसे जीवाणुओं को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। अब बात करते हैं इंसुलिन की संरचना की। इंसुलिन में दो छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी, जो एक साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मनुष्यों सहित स्तनधारियों में इंसुलिन को प्रोहार्मोन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। प्रोएंजाइम की तरह प्रोहार्मोन को भी पूरी तरह परिपक्व व कार्यात्मक हार्मोन बनने से पहले संसाधित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सी पेप्टाइड नामक एक अतिरिक्त खिंचाव होता है। ये सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में मौजूद नहीं है और इंसुलिन में परिपक्वता के दौरान हटा दिया जाता है। आरडीएनए तकनीक का उपयोग कर इंसुलिन के उत्पादन के लिए मुख्य चुनौती इंसुलिन को परिपक्व रूप में इकट्ठा किया जाना है। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमांकों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला 1 और बी के अनुरूप होती हैं, जिससे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया जाता है। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया है। अब हम जीन थेरेपी पर चर्चा करेंगे। जीन थेरेपी, जिसे मानव जीन ट्रांसफर भी कहा जाता है, एक चिकित्सा क्षेत्र है जो रोग के इलाज के लिए एक दवा के रूप में रोगी की कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड के चिकित्सीय वितरण के उपयोग पर केंद्रित है। मानव डीएनए को संशोधित करने का पहला प्रयास मार्टिन क्लाइन द्वारा 1980 में किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा अनुमोदित मनुष्यों में पहला सफल परमाणु जीन स्थानांतरण मई 1989 में किया गया था। यदि कोई व्यक्ति वंशानुगत बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो जीन थेरेपी इस तरह की बीमारी के लिए एक सुधारात्मक चिकित्सा है। जीन थेरेपी उन तरीकों का एक संग्रह है जो एक जीन दोष के सुधार की अनुमति देता है, जिसे एक बच्चे या भ्रूण में निदान किया गया है। यहाँ जीन किसी बीमारी के इलाज के लिए एक व्यक्ति के अंग और ऊतकों में डाला जाता है। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की बच्ची को दी गई थी, जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज या एडीए की कमी थी। प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य करने के लिए ये एडीए या एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम महत्वपूर्ण है। विकार एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन को हटाने के कारण होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा ठीक किया जाता है। दूसरों में इसका इलाज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा किया जा सकता है।
जिसमें मरीज को इंजेक्शन के जरिए कार्यात्मक एडीए दिया जाता है। लेकिन इन दोनों के साथ समस्या ये है कि ये पूरी तरह से उत्सुक नहीं है। जीन थेरेपी की ओर एक पहले कदम के रूप में रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट को शरीर के बाहर एक संस्कृति या आर्टिफिशियल कल्चर में उगाया जाता है। एक कार्यात्मक एडीए सीडीएनए के या कह सकते हैं कि एक रेट्रोवायरल वेक्टर का उपयोग करके फिर इन लिम्फोसाइट में प्रवेश किया जाता है, जिन्हें बाद में रोगी को वापस कर दिया जाता है। चूंकि ये कोशिकाएं अमर नहीं हैं, इसलिए रोगी को ऐसे आनुवांशिक रूप से इंजीनियर लिम्फोसाइट के आवधिक आसव की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर एडीए का निर्माण करने वाली मज्जा कोशिकाओं से जीन को अलग अलग भ्रूण के प्रारंभिक चरणों में कोशिकाओं में प्रवेश किया जाता है, तो ये एक स्थायी इलाज हो सकता है। अब हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या आणविक निदान पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि किसी बीमारी के प्रभावी उपचार के लिए प्रारंभिक निदान और इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निदान के पारंपरिक तरीके जैसे सीरम और मूत्र विश्लेषण आदि का उपयोग कर यह जल्दी पता लगा पाना संभव नहीं है। पुनरावर्ती डीएनए प्रौद्योगिकी या आरडीटी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख यानी कि एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक हैं जो प्रारंभिक निदान के उद्देश्य की सेवा करती हैं। एक रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि की उपस्थिति आमतौर पर केवल तभी संदिग्ध होती है जब रोगजनक ने एक रोग के लक्षण उत्पन्न किए हों। इस समय तक शरीर में रोगजनकों की एकाग्रता पहले से ही बहुत अधिक होती है। हालांकि बैक्टीरिया या वायरस की बहुत कम एकाग्रता यानी कि ऐसे समय में जब रोग के लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हों, तब पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड के प्रवर्धन यानी कि एम्प्लीफिकेशन से पता लगाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि पीसीआर डीएनए की बहुत कम मात्रा का पता कैसे लगा सकता है? यह रोगी के नमूनों में लक्ष्य अनुक्रम को बढ़ाता है। पीसीआर एक ऐसी विधि है जो सिंथेटिक प्राइमर, एक डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपी का उपयोग करके एक टेम्पलेट डीएनए को प्रवर्धित करती है। पीसीआर अब नियमित रूप से संदिग्ध एड्स रोगियों में एचआईवी का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग संदिग्ध कैंसर रोगियों के जीन में उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। यह कई अन्य आनुवांशिक विकारों की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक है। एक फंसे डीएनए या आरएनए एक रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग की गई ऑटोरेडियोग्राफी का उपयोग करके पता लगाने के बाद कोशिकाओं के एक क्लोन में अपने पूरक डीएनए को संकरण करने की अनुमति है। उत्परिवर्तन जीन वाले क्लोन इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि जांच में उत्परिवर्तन जीन के साथ पूरक नहीं होगा। एलिजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। रोगजनकों द्वारा संक्रमण को एंटीजन की उपस्थिति से
पता लगाया जा सकता है। प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि या रोगजनकों के खिलाफ संश्लेषित एंटीबॉडी का पता लगाने के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे ईडेबल वैक्सीन या खाद्य टीके। आम उपयोग के टीके आमतौर पर सेल संस्कृतियों या जानवरों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ऐसे टीकों में कमजोर या निष्क्रिय रोगजनक होते हैं। फसल के पौधे एंटीजन पैदा करने के लिए सस्ते बैक्टीरिया या बायोरिएक्टर को सहन कर सकते हैं, जो खाद्य टीके के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि इन ट्रांसजेनिक पौधों के ऊतकों को भी कच्चा खाया जा सकता है। ऐसे पौधों का लाभ है भंडार की कोई समस्या नहीं होती, खिला द्वारा आसान वितरण प्रणाली है। बैक्टीरिया किडबन द्वारा उत्पादित पुनः संयोजक टीकों की तुलना में यह सस्ता विकल्प है। कई रोगजनकों से एंटीजन पौधों में व्यक्त किया गया है। केले और टमाटर में इस तरह के एंटीजेनिक प्रोटीन व्यक्त किए गए हैं। ट्रांसजेनिक केला और टमाटर का सेवन हैजा और हेपेटाइटिस बी से पीड़ित रोगियों द्वारा किया जाता है। पशुओं के पैर और मुख के रोग को ट्रांसजेनिक शुगर बीट खिलाकर ठीक किया जा सकता है। निकट भविष्य में इन टीकों का उपयोग पारंपरिक टीकों के रूप में किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जीन एन्कोडिंग एंटीजन को रोगजनक से अलग किया जाता है और फिर स्थानांतरित और व्यक्त किया जाता है। आशा है कि आज का सत्र आपको उपयोगी रहा होगा और समझने में मददगार रहा होगा। धन्यवाद।